तुम ही बोल रहे थे सर सोने का टाइम नहीं मिल रहा, मैंने कहा चलो देखो मैं इतना सोचता हूँ तुम लोगों के बारे में, भगवान भला करे, इतना अच्छा हूँ मैंने, तुम्हारा इतना सोचा, मैंने इतना अच्छा सोचा तुम्हारे बारे में कि मेरे बच्चों को नींद लेने का मौका नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलो मेरा तो क्या ही है, मैं तो कभी भी पढ़ा दूंगा, इनका इनका नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सीईओ है ना, पूरा दिन काम करते हैं, बेचारों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इनका फ्यूचर तो सो ही रहा है, चलो इनको भी सो जाने देते हैं। इस वजह से फिर मैंने ये डिसीजन लिया। चलो बातें करेंगे बंद। क्या पढ़ रहे थे हम? मोनोपोली हो गया था ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तक हमने खत्म कर लिया था, याद है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला खत्म हो गया था हमारा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तक हमने पढ़ लिया था और मोनोपोली तक हमने खत्म कर लिया। तो आगे दो हमारे पास रह गए हैं, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक क्या बोलते हैं उसको, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ साथ हमारे पास ओलिगोपोली रह गया है और उसके साथ साथ हमारा एक कॉस्ट टॉपिक रह गया, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम खत्म करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कंसेप्ट है, ये प्रोफेसर एडवर्ड एच चैम्बरलिन ने दिया था। इसने खुद का कुछ नहीं बनाया, इसने सोचा कि ऑलरेडी लोगों ने कुछ कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं, तो एक कंसेप्ट हम इधर से ले लेते हैं, एक उधर से ले लेते हैं और उसको मिला के एक नया कंसेप्ट क्रिएट कर देते हैं। तो भाई ने कुछ नहीं किया, मोनोपोली को पकड़ा और साथ में परफेक्ट कंपटीशन को पकड़ा, दोनों को इकट्ठा करके एक मार्केट स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें मोनोपोली की हैं और कुछ कुछ चीजें किसकी हैं, परफेक्ट कंपटीशन की हैं। और इसके अंदर एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। दो चीजें लिख लो, पहली बात तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, और दूसरा इसमें जो कंपटीशन होता है वो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, ठीक है। कंपनीज प्राइस पे compete नहीं करती हैं, कंपनीज नॉन प्राइस फीचर्स पे, समझ रहे हो ना, जैसे कोई प्रोडक्ट है कितना अच्छा है, उसके अंदर कितने फीचर है, वो आपकी कितनी जरूरतों को पूरा करता है, इन चीजों पे कंपनीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ डिशू करती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब सब्स्टिट्यूट ही होते हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन is a type of imperfect competition where a large number of sellers are engaged in offering heterogeneous product to sellers। तो काफी सारे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और वो कैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, वो हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। हेटेरोजेनियस समझ गया कि अलग अलग होते हैं, प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन व्हिच देयर आर मेनी सेलर्स, काफी सारे सेलर्स हैं, of a particular product, एक particular product की, but the product of each seller is some way differentiated, एक product है वो differentiated है in minds of consumer from the product of every other seller। बाकी हर seller के जो product है उससे क्या होता है, अलग होता है, तो मतलब अलग होता है। तो ये मोस्ट रियलिस्टिक है, जो बोला जाता है कि असल में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक वे में जो कंपटीशन होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही होता है कि सबसे ज्यादा, जैसे शूज, नाइक, वुडलैंड, पूमा, रीबॉक, एडिडास, जैसे मोबाइल कंपनी का जो कंपटीशन है वो क्या है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ऑटोमोबाइल्स का भी कंपटीशन है वो इसी केसेस पे चलता है, गाड़ियां हो गई, ये जो मोबाइल हो गए ना, लैपटॉप्स हो गए, ये रियल लाइफ में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, क्योंकि देखा जाए तो प्रोडक्ट तो एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर देते हैं। और आप प्राइस पे भी ज्यादा फोकस नहीं करते, आप किस पे फोकस करते हो, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते हो, आप उस प्रोडक्ट से मिलने वाले फीचर्स पे फोकस कर रहे हो कि आपको उन चीजों से फायदा कितना हो रहा है, आप किस पे फोकस कर रहे हो, आप ये चीज पे फोकस कर रहे हो कि उससे हमें फायदा कितना हो रहा है, हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेटिंग, हम कितना प्रॉफिट वहां से क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल रहा है, हमें कितना प्रॉफिट है वो मिल रहा है, इस चीज के बारे में हम बात करें। हाँ, मैसिव एडवर्टाइजिंग है। सो कंडीशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिजेंबल विद दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो बोले कि इसकी कंडीशंस हैं वो तो परफेक्ट कंपटीशन के साथ ही आपकी क्या हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं। हाउएवर द मेन डिफरेंस बिटवीन टू दैट प्रोडक्ट्स सोल्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड डिफर फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ अनदर। तो कंडीशन सारी परफेक्ट कंपटीशन वाली हैं, बस फर्क क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो मोनोपोलिस्टिक में तो परफेक्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक ही जैसे प्रोडक्ट होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेन फीचर है, इसको लिख लो अपने को, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है दैट इज द मेन फीचर। प्रोडक्ट एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट है, ये इसका एक मेन फीचर है, वो इधर आपको देखने को मिलता है, यू विल फाइंड। ठीक है, समझ आ गया, हेटेरो मतलब अलग अलग रंग के दोस्त। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या क्या हमारे पास फीचर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन वाले सारे हो जाएंगे, फ्री
री एंट्री है, कंट्रोल पे थोड़ा बहुत प्राइस होगा, एडवर्टाइजिंग और अगर बाकी चीजों पे खर्चा कर रहे हो, प्रोडक्ट वेरिएशन और प्रोडक्ट डिफरेंस, समझ रहे हो ना। बाकी सारे फीचर परफेक्ट कंपटीशन के, बस एक चीज जो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या देखने को मिलता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। बट यू सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि कोई भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जब होता है तो वहां पर जो सेलर होते हैं वो भी काफी नंबर में होते हैं और जो बायर्स होते हैं वो भी काफी नंबर में होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलर्स भी काफी नंबर में है और जो बायर्स हैं उनका भी नंबर अच्छा खासा है। दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? वेयर प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड इन वेरिंग स्टाइल, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, समझ रहे हो ना, प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप रेडमी का मोबाइल ले लो, आप रियलमी का ले लो, सैमसंग का, रेंज वही है 20-25 में आपको सबका मिल जाएगा, लेकिन आप किस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो जिसके साथ आपकी वाइफ मैच होती है। दिस हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग अमंग द अवेलेबल प्रोडक्ट इन मोर देन वन वे। वेरिएशंस कर देते हैं थोड़ा बहुत, किसी का कैमरा ज्यादा अच्छा होता है, किसी की बिल्ड इन क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की बैटरी लाइफ है वो ज्यादा होती है, सो वो चीजें होती हैं। इजी एंट्री एंड एग्जिट है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई रोक रहा है ना ठोक रहा है। और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, डू नॉट हैव मच कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा होता है, राइट, थोड़ा सा प्राइस पे कंट्रोल होता है, ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। मोस्टली प्राइस किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। ओके, मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास थोड़ा बहुत जो क्या बोलते हैं चेंज है वो देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस होता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। बाकी प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट की फोर्सेस ही मिलकर प्राइस को डिसाइड। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, सेम टू सेम जो मोनोपोली में था, क्योंकि इसका डायग्राम भी वही बनता है, देख रहे हो वही डायग्राम है, सेम वही कंडीशन है। पहली कौन सी कंडीशन है? MC इज इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होती है? MR, और MC मस्ट कट द MR फ्रॉम द बिलो, MC मस्ट कट द MR फ्रॉम द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू फर्म इन इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट पीरियड डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड एफिशिएंसी ऑफ फर्म। अब इसके अंदर एक चीज और बोल दी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है और के फीचर्स हैं, तो कंपनीज को अपनी जो डिमांड है वो तो देखो हर फैक्टर में असर करती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप कंपीट किस पे कर रहे हो? आप प्राइस पे कंपीट कर रहे हो? नहीं सर, हम प्राइस पे तो कंपीट नहीं कर रहे। तो अगर मैं प्राइस पे कंपीट नहीं कर रहा तो इसका मतलब मुझे अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए मेरे को अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। यस दोनों, उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट में और ज्यादा एडवांटेज गेन करने के लिए मुझे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, ताकि मैं प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन कर सकूं, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लेके आ सकूं, अपने प्रोडक्ट के अंदर नए नए फीचर्स ऐड कर सकूं। जैसे अभी मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप नॉर्मली कभी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एप्पल वॉच के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फीचर हैं जिससे लोगों को कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी जान बच जाती है, कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी जान बच जाती है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो सिग्नल वहां से पहुंच जाता है, ये पता चल जाता है कि वहां पर कुछ दिक्कत हो गई है, बंदे का बीपी बढ़ गया या कुछ भी, ऐसी नॉर्मल चीजें आप देखते हो। अब ये सारी चीजें फिलहाल किसने इंट्रोड्यूस की है? ये सर एप्पल ने तो इंट्रोड्यूस कर दी है, दूसरी कंपनी अभी टेस्टिंग फेज पे है। तो ये चीज एप्पल के प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। जैसे अगर आप बोलो कि हम प्राइवेसी के मैटर में दो कंपनीज को कंपेयर करें, तो आप क्या बोलोगे कि कौन से मोबाइल की जो प्राइवेसी है वो ज्यादा सिक्योर है, किसमें आपका डेटा है वो ज्यादा सिक्योर है, एप्पल में या किसी भी XYZ में? ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है तो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइवेसी है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें फीचर्स ऐसे हैं, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, इतनी सारी लेयर्स हैं, वो आपकी प्राइवेसी को प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें भी क्योंकि मोनोपोली में जो हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिमांड कर एक है, तो याद रखिए जो कुछ मोनोपोली में हो रहा है वही कुछ यहाँ पर हो रहा है। शॉर्ट रन में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। प्रॉफिट के लिए आप किसको कंपेयर करते हो सर? AC और AR। एवरेज रेवेन्यू AC से बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा? सॉरी, शॉर्ट रन के केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर AC इक्वल टू AR हो गया तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर AC बढ़ गया क्या हो गया? अगर AC इंक्रीज हो गया किससे? AR से, तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा? उस केस में मेरे पास लॉस हो जाएगा, उस केस में मेरे पास लॉस हो जाएगा, उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ आया? किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को ये बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट
नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। लॉन्ग रन में फर्म क्या करेगी? लॉन्ग रन में आप लोगों ने इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक के परफेक्ट कंपटीशन है, लॉन्ग रन में तो परफेक्ट कंपटीशन है, तो उस केस में कंपनी को नॉर्मल में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में फर्म को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्या रीजन था, याद है किसी को? लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस क्यों नहीं होता? ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट बहुत सारा प्रॉफिट होने लगेगा तो नई फर्म्स आएंगी मार्केट में उस प्रॉफिट को खाने के लिए, और अगर लॉस होना शुरू हो गया तो बहुत सारी फर्म वैसे ही छोड़ के चली जाएंगी। बहुत सारी फर्म वैसे ही छोड़ के चली जाएंगी कि अब हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या हो रहा है? अब हमें नुकसान हो रहा है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इज इट क्लियर? तो याद रहेगा ये पॉइंट, ये तो लिखा हुआ है ना। लॉस क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉस में कंपनी सर्वाइव ही नहीं करेगी, और जो यहाँ पे लॉस हो गया वही कंपनी का कौन सा पॉइंट हो जाएगा? शट डाउन करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एक बार लॉस में चले गए तो वापस नहीं निकल पाओगे। ये कैसे हुआ है? तो नोकिया के साथ नोकिया बड़ी कोशिश कर रहा है अपने आप को रिवाइव करने की, नहीं हो पा रहा, क्योंकि जितनी देर वो मार्केट से बाहर रहा उसकी जगह को लेने के लिए 36 कंपनीज आ चुकी हैं। अब तो किसी को याद ही नहीं है। नोकिया, मोटोरोला भी बाहर हो चुका है, उसके साथ एक और कंपनी होती थी, ब्लैकबेरी होती थी किसी टाइम पे, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ब्लैकबेरी के मोबाइल बहुत चलते थे, वो भी एकदम से मार्केट से बाहर हो गई है। देखते ही देखते 5-7 कंपनीज है वो बाहर हो चुकी है। तो कोई बोलेगा भी आपको कि नोकिया का फोन ले लो, हाँ लावा होती थी, माइक्रोमैक्स होती थी, कितनी सारी कंपनीज हमारे देखते देखते खत्म हो गई। लावा, माइक्रोमैक्स, ब्लैकबेरी, मोटोरोला, इन सभी के फोन आते थे नोकिया, लेकिन अब नहीं आते हैं। आते भी होंगे तो कंपटीशन में नहीं है। पैनासोनिक, यस पैनासोनिक था, सैमसंग तो चलो अभी भी चल रहा है, सैमसंग तो फिर भी किसी तरीके से मार्केट में रुका हुआ है, लेकिन ये रियलमी, रेडमी, इन्होंने तो आते ही मतलब कितना कुछ चेंज कर दिया, मार्केट को खा लिया इन लोगों, मार्केट को खा लिया। ठीक है, ये सब। तो ये हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या याद रखोगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट है वो खरीद। उसके बाद आता है हमारे पास ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली भी एक इम्परफेक्ट कंपटीशन की टाइप है, जहां पर कुछ सेलर होते हैं, फ्यू सेलर कितने? 2 से लेकर 10 तक। कितने सेलर था मार्केट में? 2 से लेके 10 तक सेलर हैं। वो होमोजीनियस एक जैसे प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, कि वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट हैं वो भी बेच सकते हैं और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। तो ओलिगो का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड है ओलिगोई का मतलब क्या होता है? फ्यू, और पोलिन का मतलब होता है कंट्रोल। मतलब जब मार्केट कुछ लोगों के हाथ में होती है, जैसे कार इंडस्ट्री हो गया, एयरलाइंस हो गया, बहुत सारी कंपनीज नहीं होती, 8-10। देखा जाए तो कार बनाने वाली कितनी कंपनी इंडिया के अंदर? 8-10 ही होंगी। कितनी एयरलाइंस है? 5-7। वैसे तो इंडिगो ने पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी है। देखोगे तो आप फ्लाइट्स भी चेक करोगे ना, नॉर्मली आप लोगों को सबसे ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट देखने को मिलती है, या सीमेंट इंडस्ट्री है, दैट इज आल्सो ओलिगोपोली। सो दीज आर, मतलब है ऐसा नहीं ना, ऐसे तो एयर एशिया, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है तो, लेकिन क्या है मेन 8-10, 5-7 इतनी। तो अब इस केस में देखो, जैसे किंगफिशर, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो। अब किंगफिशर तो निकल लिया बेचारा, किंगफिशर को बेचारे की किंग कहाँ गई, फिश कहाँ गई, हमें पता नहीं है, किंग कहाँ गया, फिश कहाँ गई, पता ही नहीं चला। तो इस तरीके की हमारी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर फर्म एक दूसरे को, ऑल दीज एयरलाइंस डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर सेटिंग देयर प्राइसिंग पॉलिसी। तो प्राइस डिसाइड करने के लिए इनको एक दूसरे की तरफ देखना पड़ता है। इसमें मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड नहीं होता, ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? प्राइस डिसाइड करते हैं। और एक बार जो प्राइस डिसाइड हो जाए ना, फिर उस प्राइस को मोस्टली चेंज नहीं करते हैं, उसको मोस्टली चेंज नहीं करते। In oligopoly market structure, the interdependence of organization भी either leads to conflict or cooperation among sellers। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है कि एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली होती है, एक नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली होती है। कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जब कंपनीज एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती हैं। क्या कर लेती हैं? जब कंपनी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती है, वो बोलते हैं कि कंपटीशन से बेहतर है कोऑपरेशन करना। क्या बोलते हैं? कि कंपटीशन से बेहतर है कोऑपरेशन करना, तो चलो कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हैं, प्रेम भावना से आगे बढ़ते हैं। हम कंपटीशन नहीं चाहते, हम कोऑपरेशन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वी वांट कोऑपरेशन। हमें
हमें क्या चाहिए, हमें कोऑपरेशन चाहिए। लेकिन कुछ कंपनीज है वो बोलती है कि नहीं भाई हम तो कम्पीट ही करेंगे, हम तो कम्पीट करेंगे, तो वो नॉन कल्यूसिव हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन अमंग द फ्यू, और पूरा एक गला काट कंपटीशन होता है, ठीक है, डीप फ्रॉड कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन, डीप फ्रॉड कंपटीशन या कट फ्रॉड कंपटीशन, गला काट कंपटीशन, डीप फ्रॉड कट फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है जी। मतलब एक दूसरे का गला काटने तक जाते हैं लोग मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि कोई तरस नाम की कोई चीज ही नहीं है। कल्यूसिव बताता हूँ, कल्यूसिव का मतलब होता है कोऑपरेशन। तो इधर क्या होता है, फीचर्स क्या है, फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे फोकस करेगी, प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्टली डिफरेंशिएटेड होते हैं, फर्म्स इंटरडिपेंडेंस होती हैं, और प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई नई मार्केट में कोई नई कंपनी मार्केट में आ ही नहीं पा रही। एयरलाइंस है, छोटा मोटा तो है नहीं, देखा जाए मतलब या तो इन्होंने, या तो इनका प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसके अंदर कैपिटल इतनी जरूरत है, या फिर इन्होंने मार्केट को इतना कैप्चर कर रखा है, या फिर इन्होंने मार्केट को इतना कैप्चर कर रखा है कि कोई और सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। दूसरा, प्राइस मेकिंग पावर, और इसमें जो प्राइस को लेके बार है वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है, टग ऑफ वार है ना, वो प्राइस को लेके चलता रहता है, कभी वो खींचते हैं कभी वो खींचते हैं, तो लगातार ये चीजें क्या होती रहती है, चलती रहती है। प्राइस में जो कंपटीशन है वो इधर हमेशा आपको लगातार देखने को मिलता ही रहेगा, इधर प्राइस में आप लोगों को हमेशा कंपटीशन देखने को मिलेगा ही। अभी आता है हमारे पास वेरियस स्टूडेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ फ्यू सेलर। सबसे पहला फीचर क्या है, अब वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज एक्जिस्टेंस ऑफ फ्यू सेलर हु डोमिनेट द एंटायर इंडस्ट्री एंड इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ईच अदर। ग्रेट, कुछ ही लोगों के पास पावर है और वो एक दूसरे के प्राइसिंग पॉलिसीज को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, दे आर अफेक्टिंग द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की प्राइसिंग पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ बायर्स लार्ज है, देखो एयरलाइंस 10 हैं लेकिन हर रोज ट्रैवल करने वाले लोग लाख हैं, मिलियन लोग हर रोज ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप देखो, आप कहीं पे भी चले जाओ ना, आपको वहाँ पे इतने सारे लोग देखने को मिलते हैं, सारे लोग यहीं पे हैं। आप मार्केट में चले जाओ, मार्केट में आपको लोग ही लोग मिलेंगे, तो यार किसने बोल दिया मार्केट में लोग ही लोग हैं। आप कोई मेला देखने चले जाओ, वहाँ पर लोग ही लोग हैं। आप गुरुद्वारे मंदिर में मस्जिद में चले जाओ, वहाँ पर लोग ही लोग हैं। आप ट्रेन पे चले जाओ, वहाँ पर लोग हैं। इवन कि अगर आप एयरपोर्ट पे भी चले जाते हो ना, मतलब मेरी जो पहली परसेप्शन थी जब मैं पहली बार एयरपोर्ट पे गया था, मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज थी कि भाई एयरपोर्ट पे लोग कब मिलेंगे, क्योंकि एयर टिकट महंगी होती है। लेकिन एंट्री पे ही मेरा ये जो भ्रम है वो टूट गया, एंट्री पे ही मेरा भ्रम टूट गया, एंट्री की लाइन पे ही मेरा भ्रम टूट गया कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट में थोड़ा लगा था, तब वहां पे लगा कि अच्छा मतलब लोग अमीर है लेकिन इतने भी नहीं है ना कि हमेशा इंटरनेशनल फ्लाइटों में घूमे। डोमेस्टिक में बहुत रश होता है, इंटरनेशनल में बहुत कम होता है, इंटरनेशनल में कम लोग जाते हैं, ये सब है। दूसरा, आइडेंटिकल और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। कंपनी एक ही तरीके के जैसे सीमेंट है, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जैसे ऑटोमोबाइल है। अगर मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं। क्या याद रखिएगा, प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं। दिल्ली से तो मैं नहीं, दिल्ली में बहुत एयरपोर्ट को अवॉइड करता हूँ मोस्टली। 2 बार फ्लाइट मिस हुई है मेरी दिल्ली के एयरपोर्ट से, भाई वहाँ पे इतना रश। एक तो पहले दिल्ली की ट्रैफिक, आपको आइडिया ही नहीं होता कि आप मतलब जैसे एक नॉर्मल जगह, जैसे मुझे पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मेरे शहर का मुझे पता है कि मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। अब दिल्ली में कोई आइडिया ही नहीं है, दिल्ली में कोई आइडिया ही नहीं है कि आप भाई ऊपर से टर्मिनल इतनी दूर दूर बना रखे हैं। मैंने सोचा यार दिल्ली का एक टर्मिनल दिल्ली में, दूसरा गुड़गांव में बना देते हैं। गलती से आप टर्मिनल 1 पे चले जाओ और आपकी टर्मिनल फ्लाइट 2 पे हो, तो 1 से 2 पे जाने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। टर्मिनल्स की अपनी दिक्कत है। देन आता है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब बैरियर, कि आप आरानी, मतलब इम्पेडिमेंट का मतलब एंट्री। एंट्री तो है लेकिन इजी, डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जिट बड़े आराम से हो जाती है, ठीक है। मतलब मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। जैसे एग्जिट है, देखा जाए किंगफिशर है या कुछ, एग्जिट करने के लिए तो क्या है, कंपनी लॉस खाएगी और बाहर हो जाएगी ना, कंपनी लॉस खाएगी तो बाहर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री डिफिकल्ट है लेकिन एग्जिट है वो आसान है। बड़ी आराम से क्या कर जाते हो आप, मार्केट से एग्जिट हो जाते हो। क्या हो जाते हो आप, मार्केट से एग्जिट हो जाते हो कि बस हो गया, हमारा जो होना था हो गया, अब हम और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एनहांस्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज अ ग्रेटर कंट्रोल, इट एक्ट एज अ गार्ड टू एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्ट में। पता है क्या होता है कि फर्म्स होती है कम होती हैं, तो वो ना बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल शुरू कर देती है जो कि सही नहीं है, समझ रहे हो ना। इलीगल प्रैक्टिसेस होती है, कौन सी होती है, इलीगल प्रैक्टिसेस।
माल प्रैक्टिसेस, इलीगल प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि फर्म के लिए सही नहीं। इस केस में इलीगल प्रैक्टिस ऑफ कल्यूजन वेयर दे टुगेदर मेक प्रोडक्शन एंड कई बार क्या होता है कि फर्म मार्केट में 4 ही सपोज करो प्लेयर है, तो चारों हाथ मिला लें। अगर चारों ने हाथ मिला लिया तो ओलिगोपोली क्या बन जाएगी बताओ? मोनोपोली। 4 फर्म है सपोज करो एक प्रोडक्ट की, चारों ने हाथ मिला लिया तो फिर वो ओलिगोपोली थोड़ी रह गई, वो तो मोनोपोली बन गई। तो इस वजह से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। अब ये होता है, देखो डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे के साथ कंपीट भी कर सकते हो और आप एक दूसरे के साथ हाथ भी मिला सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहते हो या फिर आप एक दूसरे का गला काटना चाहते हो। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहते हो, यू वांट टू होल्ड हैंड्स और कट क्रॉस, हाथ मिलाओ या गला काटो। एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। अब प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट आगे भी आएगा, वहां पे मैं बताता हूं कि प्राइस रिजिडिटी में क्या होता है। बेसिकली ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई फर्म होती है, वो एक बार जो प्राइस डिसाइड कर लेती है ना, तो उसको चेंज नहीं करती, फिक्स कर देती है, चाहे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ भी जाए। इस वजह से इसमें डिमांड कर कभी भी लीनियर नहीं होती है, हमेशा बैंडेड होती है। पॉल्स पीजी की जो सीधी किंग की डिमांड कर होती है। एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कम कर लोगे, आपको लगेगा कि प्रॉफिट्स वो मेरे कम हो जाएंगे, लेकिन मैं किस चीज पे फोकस करूंगा? मैं प्राइस रिजिडिटी पे ही फोकस करूंगा। मेरा प्राइस है, उसकी रिजिडिटी है, वो हमेशा रहना। अब आते हैं किंग की डिमांड कर। अब किंग की डिमांड कर का कंसेप्ट किसने दिया था? पॉल एम स्पीजी ने दिया था। डज नॉट डील विद प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन। अब ये कोई इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करता। सबसे पहली चीज, किंग की डिमांड कर के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इट डज नॉट टॉक अबाउट द प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेशन। एक बार जो कॉम्बिनेशन बना लिया तो कंपनी उस कॉम्बिनेशन पे स्टिक रहेगी, लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शंस जरूर आ जाते हैं। वो ऑप्शंस कौन कौन से वो मैं बता। प्राइस रिजिडिटी का मतलब समझ आ गया कि एक बार जो डिसाइड कर लिया फिर हम उसको चेंज ना कर रहे हैं। If oligopoly firm reduce the price of its product, the rival firm will follow and utilize the expected gain from price. अगर आप प्राइस रिड्यूस कर रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर ने भी रिड्यूस कर दिया और आप वहीं के वहीं बैठे। दूसरा, अगर आपने प्राइस को बढ़ा दिया तो फर्म या तो उसी प्राइस को मेंटेन रखेगी, बढ़ाएंगे नहीं, समझ रहे हो ना, बढ़ाएंगे नहीं, या फिर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, या फिर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। डिपेंड करता है, 3 अलग अलग तरीके की सिचुएशन है वो आ जाती है। तो यहाँ पर जो किंग की डिमांड कर रहा है उसके अंदर शेप कुछ इस तरीके से बनती है। ये देखो, नॉर्मल डिमांड कर्व ऐसी होती है, लेकिन इसमें कैसी है? इसमें ऐसी है। ये किस वजह से है? क्योंकि ये प्राइस रिजिडिटी है, ये कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। तो 3 पॉसिबल वेज हो सकते हैं जहां पर फर्म ने प्राइस चेंज किया तो जो उसके कॉम्पिटिटर फर्म है वो उसको एक्ट करेंगे। एक फर्म ने अगर प्राइस चेंज कर दिया तो कॉम्पिटिटर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। अगर फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया, अगर फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया तो कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं जिसमें एक फर्म दूसरी फर्म को लेकर क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। द राइवल फर्म विल फॉलो द प्राइस चेंज बोथ कट एंड हाई। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर एक फर्म ने प्राइस को बढ़ाया, अगर एक फर्म ने प्राइस को बढ़ाया या घटाया तो बाकी सारी फर्म बढ़ाएंगी भी और घटाएंगी भी। इसमें प्राइस डिटरमिनेशन है, इसमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात नहीं है, वो पहले वाले 3 मार्केट चक्कर में होती है। बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ाएंगे जी, घटाएंगे तो हम भी घटाएंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हम पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर रहे हैं और हम नेगेटिवली भी रिएक्ट कर रहे हैं। वी आर रिएक्टिंग इन बोथ सिचुएशन। हम पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर रहे हैं और हम नेगेटिवली भी रिएक्ट कर रहे हैं। पहले हम पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर रहे हैं और हम नेगेटिवली भी रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा, द राइवल फर्म डू नॉट फॉलो द प्राइस चेंजेस। The firm will not follow the price changes। दूसरा है कि ना पॉजिटिव बढ़ाएंगे ना नेगेटिव बढ़ाएंगे, हम अपने दिमाग को शांत रखेंगे। हमें क्या लगता है कि हमें कुछ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं। यू डोंट नीड टू रिएक्ट, हम कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें तुमसे कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तुमसे कोई लेना देना है ही नहीं। तीसरा है कि प्राइस हाइक को तो हम ना देखेंगे, अगर प्राइस कम कर दिया तो फिर घटा जरूर देंगे, मतलब बढ़ाओगे तो हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर घटा दिया तो हम भी घटा देंगे। तो 3 अलग अलग सिचुएशंस है वो आपकी इसके अंदर देखने को मिलेगी। यू मे फाइंड 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन इन की डिमांड। तो इसमें से जो भी मार्केट में आप करना चाहते हो, यू कैन इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, सोच सकते हो कि हमें क्या करना है और क्या। आइदर यू वांट टू डू इट और यू डोंट वांट।
तीनों सिचुएशन हो सकती हैं, बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, घटा दिया तो घटा दिया, पहली सिचुएशन। दूसरा, ना बढ़ाया ना घटाया। तीसरी सिचुएशन, बढ़ा दिया तो बढ़ाएंगे नहीं, घटा दिया तो घटा जरूर देंगे। तो तीन सिचुएशन अब यहाँ पर देखने को मिलती है, तीन सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। देन आता है कार्टल मॉडल इन ओलिगोपोली। अब कार्टल का इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ओपेक वगैरह के बारे में थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझाता हूं कि कार्टल का मतलब क्या होता है। कार्टल का मतलब क्या होता है कि फर्म्स आपस में हाथ मिला लेती हैं, एक कार्टल बना लेती हैं, क्या कर लेती हैं, और फिर मार्केट फोर्सेस का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, रेफरेंस को, एरिया को कवर कर लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं ताकि कोई नई कंपनी मार्केट में आ ही ना पाए और उन्हीं का कंट्रोल। तो कार्टल का मतलब क्या होता है कि जब वो फॉर्मली एक एग्रीमेंट कर लेती हैं टू मेक डिसीजन टू अटेन हाई प्रॉफिट। जैसे भाई वो मतलब कार्टल का मतलब है कि मिलके चलते हैं जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा होगा। और मार्केट में ऑयल वाली जो कंपनी है, देखो इसकी एक एग्जांपल है, इफेक्टिव कार्टल इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ओपेक, व्हिच वाज फाउंड बाय द बगदाद कॉन्फ्रेंस 10 से 14 सितंबर 1960। इसका मतलब क्या था कि ऑयल वाली कंपनीज है वो एक दूसरे से स्टेडी इनकम है वो अर्न करें। सऊदी क्लियर है। तो सऊदी में ये देखने को मिलता है। तो कंपनीज कई बार क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कार्टल बनाती हैं, फिर उस कार्टल से कई बार क्या करते हैं, ये गलत तरीके से भी काम शुरू करते हैं। समटाइम्स दे डू इट रॉन्ग, गलत तरीके से भी क्या करते हैं, कई बार चीजों को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, इलीगल तरीके से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो कंपैरिजन चार्ट है, ये वाला भी कंपैरिजन चार्ट पढ़ लीजिएगा, ये वाला भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कार्टल होता है। तो इसके अंदर एक चीज है जो हमारी रह गई, ठीक है। इसके अंदर ओलिगोपोली के अंदर आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। ओलिगोपोली में से जो एक सवाल पूछा जाता है वो है मॉडल्स। देयर आर सम मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। अब ये मॉडल्स को ना कोई रटने की या कुछ बहुत ज्यादा रट्टा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अब ये ओलिगोपोली के जो मॉडल्स हैं इसमें कोई बहुत ज्यादा रट्टा मारने की या कुछ इसको ऐसे कि भाई एकदम से रटने बैठ जाओ, याद करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें फोकस किस चीज पे करना है, हमें फोकस इस चीज पे करना है कि हमें बेसिक आइडिया हो कि कौन सा मॉडल क्या कहता है, कि हमें बेसिक आइडिया हो कि हमें जो मॉडल है वो क्या कहना चाहता है, मीनिंग तक पता होना चाहिए। यू शुड नो द मीनिंग। मॉडल्स पढ़ेंगे, इसमें एक है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ, जब फर्म्स ने हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया, कार्टल बना दिया कि अब से हम मिलके काम करेंगे, अब से हम क्या करेंगे, अब से हम लोग मिलके काम करेंगे, अब से हम दोनों एक दूसरे की तरक्की में अपना अपना योगदान देंगे। अब से हम क्या करेंगे, अब से हम दोनों एक दूसरे की तरक्की में अपना अपना हाथ देंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और नॉन कोल्यूसिव है, ठीक है। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली कौन सी है, ये वो ओलिगोपोली का मॉडल है जिसके अंदर फर्म्स एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है कि हम आपके साथ मिलकर काम ना करें, हम अपने हिसाब से करें। हम कैसे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे जैसे हमारी इच्छा है, आप हमें नहीं रोक सकते। ये सब। तो अब कोल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का सीधा डिफरेंस समझ लेते हैं, तो ये मॉडल तो आपको इधर ही क्लियर हो जाएगा। कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या होगा, इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मार्केट व्हिच सेलर एलिमिनेट द कंपटीशन थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट। फर्म्स क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ फॉर्मल कंपटीशन करती हैं और क्या करती हैं, कंपटीशन को फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेती हैं और मार्केट से कॉम्पिटिटर्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, वी विल डू एज वी वांट टू, हम वही करेंगे जो हमें करना है। नॉन कोल्यूसिव का मतलब होता है ईच फर्म हैज इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ राइवल फर्म। कोई जो भी करता रहे उससे हमें कुछ दिक्कत नहीं। हियर फ्यू सेलर्स कोल्यूट टू कार्टल, कार्टल बनाते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इन दिस मार्केट डिसीजन आज कार्टल, तो इसमें प्राइस और आउटपुट, देखो चार फर्म है तो चारों मिलकर करेंगी, इधर हर फर्म का अपना अपना प्राइस, अपना अपना आउटपुट,
किसी का अपना अपना प्राइस और अपना अपना हियर द फर्म डिसीजन आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट करते हैं और इधर फर्म्स का जो डिसीजन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, दे आर जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं रह गया, सारा कंपटीशन खत्म हो गया। इधर कट थ्रोट, गला काट कंपटीशन। देयर इज नो नीड टू इंकर एक्सपेंडिचर टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, आपको ब्रांड लॉयल्टी के लिए काम ही नहीं करना पड़ता है, काफी के साथ सबकी गुडविल वो एक साथ इस्तेमाल हो गई है, सबकी गुडविल को आप एक तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो, सारी फर्म्स की गुडविल को आप क्या कर रहे हो, अपने भी इस्तेमाल कर पा रहे हो। इधर एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग डेवलप्स ब्रांड लॉयल्टी, अब एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग डिप्लॉय करो। कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, नो कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड कैन अर्न मोनोपोली प्रॉफिट, समझ रहे हो? और इसमें ऐसा कुछ देखो, सारे पॉइंट्स एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, सीधा सीधा आप लोगों को बताया जा रहा है कि मार्केट फोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं। समझ आ गया? सिंपल बात है, सिंपल सुशील तरीके से बात समझ आ गई कि किस तरीके से कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलकर मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करती है। क्लियर है? सही हो गया। अब इसके बाद आता है नॉन कोल्यूसिव के कुछ मॉडल्स हैं, ये वही है, ठीक है, इसको पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, चार्ट से पढ़ा दिया, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आता है कॉर्नॉट मॉडल। ये जितने भी मॉडल है वो ड्यूपॉली के मॉडल है। ड्यूपॉली का मतलब कि ये कंडीशंस मानी जाती है कि मार्केट में दो ही फर्म है, ठीक है, दो ही फर्म है। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो ऑगस्टिन कॉर्नॉट ने दिया था, कौन से साल में? 1838 में। कॉर्नॉट के मॉडल को आप लोगों ने याद रखना है, नॉट, इसमें नॉट वर्ड आ रहा है, इस नॉट से आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों फर्म्स का कोई खर्चा ही नहीं है। नॉट का मतलब वी आर नॉट मेकिंग द एक्सपेंडिचर। इसका एक ही पॉइंट है कि इसमें उसने प्रोडक्शन की कॉस्ट को क्या माना था? जीरो माना था, ठीक है जी, इससे याद रख सकते हो। कॉर्नॉट के मॉडल में नॉट आ रहा है तो मतलब नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसकी अजम्पशन भी है, ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। ये जो चीज है वो इसकी अजम्पशन भी है, वो इसका क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है, वो इसकी अजम्पशन तो है ही है, साथ ही साथ इसका क्रिटिसिज्म भी है, अजम्पशन भी है और साथ ही साथ इसका क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है, समझ आ गया? तो इन्होंने ये सोचा कि अजम्पशन क्या बनाई, मार्केट कंडीशंस क्या बनाई कि फर्म मार्केट में दो कंपनीज हैं जो दोनों ही मिनरल वाटर सेल कर रही हैं, दो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, दोनों ही मिनरल वाटर्स को सेल कर रही हैं। वाटर आइडेंटिकल है, ड्यूपॉली हो गया क्योंकि दो फर्म्स हैं, और होमोजेनियस प्रोडक्ट हो गया। कॉर्नॉट दैट ओनर ऑपरेट मिनरल स्प्रिंग एंड सेल वाटर विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पानी की तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टेकन एज जीरो, ओनली द डिमांड साइड ऑफ मार्केट इज एनालाइज्ड, सप्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, सप्लाई तो आपके हाथ में ही है। तो इस वजह से इसने बोला कि हम सिर्फ डिमांड साइड को देखें। The market demand for product is assumed to be linear, that is market demand curve facing two products in a straight line, और डिमांड कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसमें से जो सवाल आएगा वो इसकी assumption के बेसिस पे आएगा। तो क्या याद रखना है? assumptions दो ही हैं, पहली दो ही फर्म है मार्केट में तो ड्यूपॉली का मॉडल बन गया है, और दूसरा दोनों ही फर्म की कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, दोनों फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जीरो है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म इज जीरो, जीरो इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कॉर्नॉट का मॉडल है। सो कॉर्नॉट begin his analysis with the fundamental assumption that each duopolist believe that regardless of their action and their efforts, the other will go on producing the same amount. अब ये एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके साथ लेना देना नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, वो दूसरा बंदा जो कुछ मर्जी करता रहे, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँ। For determining the output to be produced, he will not take into account reaction of his rival. वही राइवल मेरा क्या कर रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी तो खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो है। जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कुछ नहीं है तो मैं, मेरे को क्या ही फर्क पड़ रहा है कि मेरा राइवल क्या कर रहा है। जब मेरा कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं कि वो क्या कर रहा है, उसे जो करना है करने दो। जब मेरा कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। सो कॉर्नॉट आउटपुट इज 2/3 ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड 2/3 ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल मोनोपोली प्राइस। कॉर्नॉट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड। तो देखिए सिर्फ इतनी असम्पशन याद रखनी है, और इसका क्रिटिसिज्म इसी बेसिस पे याद रखना है कि क्रिटिसिज्म क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो ये आपका कॉर्नॉट मॉडल है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेकलबर्ग का मॉडल। अब स्टेकलबर्ग के मॉडल के अंदर क्या आता है, द प्रोड्यूसर वन अंडर ड्यूपॉली स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट द डिसीजन लेवल ऑफ incorporates its own profit function and thereby maximize profit. No collusive is practiced, leader follow decision. इसमें क्या याद रखना है स्टेकलबर्ग में कि एक अपने आप को लीडर मानेगा और बाकी उसको फॉलो करेंगे। समझ लो ना, एक डोमिनेंट फर्म है, अब डोमिनेंट फर्म के प्राइसिंग पॉलिसीज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे।
एक बड़ी फर्म है, वो मार्केट में जैसे जैसे चल रही है, छोटी फर्म उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश कर, एक बड़ी फर्म है तो ये उसको डोमिनेट कर रही है, और इसके लिए जो छोटी छोटी फर्म भी है, फर्म भी है, ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि डोमिनेट फर्म है, वो प्राइस बढ़ाएगी तो हम भी बढ़ा देंगे, वो घटाएगी तो हम भी घटा देंगे, समझ रहे हो ना, लिखा हुआ है फॉलोज डोमिनेट फर्म्स प्राइस सेट। तो कल्यूसिव नहीं कर रहे हैं, ये उसका साथ नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का कट थ्रोट कंपटीशन कर रहे हैं। कट थ्रोट कंपटीशन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को ये बात समझ नहीं आई कि कट थ्रोट कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो सेकल वर्ड होगा। देन आता है हमारे पास बर्ट्रैंड मॉडल। बर्ट्रैंड मॉडल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू जोसेफ बर्ट्रैंड, ईच प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज लोअर द प्राइस बाय अंडरटेकिंग द अदर्स एंड अनसर्टेनिटी द सप्लाई ऑफ आउटपुट अंटिल प्राइस। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, एक चीज याद रखनी है कि यहां पर वो आउटपुट को ना फोकस करके सिर्फ प्राइस को एडजस्ट करेगा, इतना याद रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ कीवर्ड याद रखना। वो इसमें किस पे चीज पे फोकस करेगा, वो सिर्फ प्राइस को एडजस्ट कर सकता है, वो आउटपुट पे फोकस नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं, The assumption are same as Carnot model except the firm decide on price rather than quantity. प्राइस को एडजस्ट कर रहे हैं, तो दो फर्म है, पहली बात, फर्म सेट प्राइस साइमल्टेनियसली, दैट इज बिफोर ऑब्जर्विंग द प्राइस ऑफ राइवल, अपने हिसाब से, द प्रोडक्ट इज होमोजेनियस, मार्जिनल कॉस्ट सेम है, फर्म सेटिस्फाई ऑल द डिमांड, देयर इज नो कैपेसिटी कांस्टेंट, जितने मार्केट की जितनी डिमांड है दोनों फर्म्स के द्वारा एडजस्ट की जा रही है। क्यों, क्योंकि आउटपुट पे फोकस ना करके सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। वैसे आज तक यहाँ से कभी सवाल आया नहीं है, लेकिन स्टेप इतना याद रखिएगा कि बर्ट्रैंड का मॉडल है वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, इट ओनली फोकस ऑन द प्राइस, कि हमें प्राइस पे फोकस करना है, कि जो प्राइस है उसको एडजस्ट करेंगे, ना कि आउटपुट पे फोकस करेंगे। वी विल फोकस ओनली ऑन द प्राइस, प्राइस को एडजस्ट करेंगे, प्राइस को फोकस करेंगे कि प्राइस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, जो भी हमारी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को फोकस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। देन आता है एजवर्थ मॉडल। एजवर्थ मॉडल क्या बोलता है, FW एजवर्थ ने दिया था, the model made significant departures from viewpoint. The changes in this model is Edwards' that assumption production capacity of each firm is limited. Each duopolist believe that his rival will continue to charge the same price as he is just doing irrespective of price. No determination. अब इसके अंदर क्या है, उसने प्राइस, इसने बोला कि हम इक्विलिब्रियम ही डिसाइड करें, बाकी सब कुछ पहले की तरह ही है, बस इसके अंदर नो इक्विलिब्रियम। बस इतनी बात याद रखो, कुछ नहीं पढ़ना और डिटेल में, सिर्फ इतना याद रखो। एजवर्थ ने क्या बोला, नो इक्विलिब्रियम, बर्ट्रैंड ने क्या बोला, एडजस्ट इन प्राइस, इससे पहले क्या था, स्टैक वर्क में एक डोमिनेट फर्म है और कॉर्नॉट में जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सभी के एक एक दो दो पॉइंट्स याद रखने हैं और इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। और पॉल्स वीजी का मॉडल हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, फर्म है और कॉर्नॉट में जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सभी के एक एक दो दो पॉइंट्स याद रखने हैं और इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। और पॉल्स वीजी स्टैक वर्क में एक इतना याद रखना, एजवर्थ ने क्या बोला, नो इक्विलिब्रियम, बर्ट्रैंड ने क्या बोला, बस इतनी बात याद रखनी, कुछ नहीं पढ़ना और डिटेल में, सिर्फ इतना याद रखना। एजवर्थ ने क्या बोला, नो इक्विलिब्रियम, बर्ट्रैंड ने क्या बोला, एडजस्ट इन प्राइस, इससे पहले क्या था, स्टैक वर्क में एक डोमिनेट फर्म है और कॉर्नॉट में जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सभी के एक एक दो दो पॉइंट्स याद रखने हैं और इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। और पॉल्स वीजी का मॉडल हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा है कि यहाँ आप कुछ भी हो जाए मार्केट में, सामने वाली फर्म हमारा प्राइस बढ़ाए या घटाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम अपनी मार्केट में पोजीशन को बनाए रखें, जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना ही करें और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ग्रोथ पे फोकस करें, हम उससे ही अपना सर्वाइवल पे फोकस करें। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, अपने सर्वाइवल पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। दैट इज द ओनली पॉइंट दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। हमें और कुछ सोचना नहीं है, हमें कुछ और समझना, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ पॉइंट्स में भी शायद आपने पहली बार पढ़े होंगे, लेकिन जस्ट गो थ्रू इट, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक बार बस अंडरस्टैंड कर लो, यही काफी है, ठीक है, क्लियर है। तो लगता था प्राइस खत्म हो जाए, लेकिन एक घंटे में प्राइसिंग खत्म नहीं होगी, तो एक क्लास कल इसमें ऐड करवा के कल खत्म करेंगे, परसों चौथे मार्केटिंग खत्म कर देंगे, तो थर्सडे को वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा, तो ये कल खत्म हो जाएगा, अगले 2 दिन तो मार्केटिंग की क्लासेस इस महीने। हाँ कॉस्ट वो अभी खत्म नहीं होगा, 1 घंटे में ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी खींचने का कोई मतलब नहीं बनता, एक क्लास ही अलग ऐड कर। सर एक मॉडल रह गया, अरे वो पहले वाला ही मॉडल है ना बेटा, वो तो पढ़ा दिया, ये श्रीजी मॉडल जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये वाला, इधर ये वाला, यही है किंकर डिमांड कर, पॉल्स वीजी का मॉडल, किंकर डिमांड कर, इसी मॉडल को ही बोलते हैं पॉल्स वीजी का मॉडल। 7 अगस्त पे अरे हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते, एक टाइम का चाहे तुम 4 यूनिट्स पढ़ लो, सिलेबस खत्म हो जाएगा, घबराओ, इस बार आपका टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो, टाइम से पहले आपका सिलेबस खत्म,
कल आप लोगों को एक पेपर देता हूँ इस बार का, कल आपको इस बार का एक पेपर मैं दे दूंगा कॉमर्स का। कल से परसों से शाम को 7 बजे होगी क्लास, बाकी कल आई थिंक अभी 1 बजे होगी, परसों भी 1 बजे होगी शायद। चेक कर लेना कौन सा कोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट का शायद शुरू हो रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट का शुरू हो रहा है शायद, एक बार चेक कर लेना, देखना पड़ेगा, मैं भी चेक करूँगा। प्लानर में शो करेगा बेटा, एनरोल करना पड़ेगा, एनरोल करो ना तब फिर शो, एनरोल करो फिर शो हो जाएगा। चलिए मिल जाएगी पीडीएफ, इसकी भी इंग्लिश है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। एंजॉय यूर वीकेंड। बाय। प्राइसिंग मार्केटिंग का पार्ट है, उधर पढ़ेंगे। हाँ मार्केटिंग।